तो यहाँ पे थे हम क्लास के, अगर हमारे पास पॉलीस्टाइरीन और पॉलीमिथाइल स्टाइरीन को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्या है कि एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने मिथाइल से, जो कि एक बल्कि ग्रुप है। तो जो मिथाइल है यहाँ पे वो एक बल्कि ग्रुप होते हुए क्या कर रहा है, चेन मोबिलिटी को हिंडर करेगा। और जब वो चेन मोबिलिटी को हिंडर या रिस्ट्रिक्ट करेगा तो इट मीन्स कि आपके पास जो पॉलीमिथाइल स्टाइरीन है उसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो पॉलीस्टाइरीन से हाई होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे जस्ट रेंज लिखी गई है कि जो पॉलीस्टाइरीन का जितना भी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है उससे पॉलीमिथाइल स्टाइरीन का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हायर होता है। और वो हाई या इंक्रीज क्यों है, वो इंक्रीज इस वजह से हुआ है कि आपने यहाँ पे बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया है। बाकी जो फिनाइल रिंग है उसको हम कंपेयर यहाँ पे इससे नहीं करें क्योंकि दोनों में वो सेम है। दोनों में जो चेंज हुआ है वो जस्ट आपका मिथाइल और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट है। तो उन्हीं दोनों को कंपेयर हम यहाँ पे कर रहे हैं, उन्हीं दोनों की बल्किनेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और उन दोनों में से मिथाइल जो है मिथाइल बल्कि ग्रुप है और वो आपकी चेन मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ग्लास फॉर्मेशन टेम्परेचर हाई हो। अच्छा, अब आ जाते हैं कि क्या हमेशा जो आपकी साइड चेन है उसकी लेंथ अगर हम इंक्रीज करते हैं, यानी उसको हम बल्किनेस की तरफ लेके जाते हैं, चेन लेंथ इंक्रीज करने का मतलब है कि हम उसको उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है उनको इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं हम अगर मिथाइल से ब्यूटाइल की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या है, चेन लेंथ इंक्रीज है। तो क्या हमेशा जो है वो मिथाइल से ब्यूटाइल की तरफ हम जाए तो चेन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि बल्किनेस इंक्रीज कर रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में हमारे पास क्या होता है कि जब आप चेन लेंथ को इंक्रीज करते हो मिथाइल से ब्यूटाइल की तरफ, तो होना असूलन ये चाहिए कि आपके पास बल्किनेस बढ़ रही है, तो बल्किनेस बढ़ने की वजह से जो मोबिलिटी है वो हिंडर होनी चाहिए। मोबिलिटी हिंडर होने की वजह से जो आपके पास जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ना चाहिए। बट यहाँ पे एक और फिनोमेना आ जाता है कि जब आप चेन लेंथ को बढ़ाते हो मिथाइल से ब्यूटाइल की तरफ तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है बजाय डिक्रीज करने के। इसका रीजन ये है कि आपके पास जब आप साइड चेन को बढ़ाते जाते हो, इंक्रीज करते जाते हो उसकी लेंथ, तो उसका उसके साथ जो प्रेजेंट नेबरिंग चेन है, उसके नेबर में जो चेन प्रेजेंट है मेन चेन, उस पे भी इफेक्ट होता है। उस पे क्या इफेक्ट होता है कि वो उस नेबरिंग मेन चेन को जो है वो पुश कर देती है और उसको मूव कर देती है आउट ऑफ द चेन, यानी अपनी जो मेन चेन है उससे उसको बाहर की तरफ बल्ज आउट कर देती है, जिसकी वजह से जो फ्री वॉल्यूम है वो इन्हांस कर जाता है। और फ्री वॉल्यूम, अभी मैंने आपको कहा कि फ्री वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि चेन को मोबिलिटी करने के लिए रिक्वायर है। तो यहाँ एक फैक्टर तो अगेंस्ट जा रहा है बट दूसरा फैक्टर उसके बिल्कुल जो है उसको एनहांस कर रहा है या उसके फेवर में जा रहा है। तो इसी वजह से आप कह सकते हो कि फ्री वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से, फ्री वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, ये चेन सेगमेंट से उसी तरीके से है कि कभी कभी हम जब स्टेरिक बल की बात करते हैं तो हम कहते हैं वो ग्रुप जो है वो स्टेरिक होने है, बहुत बल्कि है, बट वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन चला गया। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से है कि स्टेरिक क्लाउड बढ़ रहा है, स्टेरिक बल्ब बढ़ रहा है ऑल दो, बट वो क्या कर रहा है, मेन चेन को आउट ऑफ द प्लेन मूव कर रहा है, जिसकी वजह से उसका जो स्टेरिक इफेक्ट है वो मेन चेन पे पड़ नहीं रहा। मेन चेन की जो सेगमेंटल मोबिलिटी है वो इफेक्ट नहीं हो रही। इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि उसका जो फ्री वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। और आप कह रहे हो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है फ्री वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होता है, हमेशा डिक्रीज करता है। सो यहाँ पे एक पॉली एक्रिलेट की एग्जांपल लिखी गई है आपकी, जो मैंने आपको बुक शेयर की थी, उसी बुक में से मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था स्लाइड। आप लोगों ने इस स्लाइड्स पर रिलाई नहीं करना, उसको एक दफा जरूर रीड आउट करना। पॉली एक्रिलेट जो है उसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो रिड्यूस कर जाता है बजाय इंक्रीज करने के, जब आप उसकी चेन लेंथ में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल से ब्यूटाइल की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। तो मिथाइल तक जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो बढ़ता है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंहांस होता है। बट जब आप उसको प्रोफाइल की तरफ लेके जाते हो, फिर ब्यूटाइल की तरफ लेके जाते हो, तो बजाय ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बढ़ने के वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और उसका रीजन है
कि इन मजीद बल्किनेस, एक हद तक आप बल्किनेस जो है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को एनहांस कर रही है, बट अगर फर्दर बल्किनेस इंक्रीज आप करते जा रहे हो तो आपका जो मेन चेन है वो आपकी आउट ऑफ द प्लेन मूव कर रही है, और उस पे जो बल्कि ग्रुप है उसका स्टेरिक इफेक्ट नहीं कर रहा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, चेन फ्लेक्सिबिलिटी को, बल्कि उसको वो जब आउट ऑफ द प्लेन मूव करवाता है तो उसको फ्री वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाता है अपनी जो मोबिलिटी है उसको करने के लिए, जिसकी वजह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है। क्लियर है क्लास यहाँ पर? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपके पास एरोमेटिक रिंग जो है, अभी हमने जब स्टार्ट में बात की थी तो बल्कि ग्रुप भी हो गया, डबल बॉन्ड भी हो गया, इंटरमोलेकुलर फोर्स भी हो गई, ठीक है। उसके अलावा ज्योमेट्री ऑफ पॉलीमर चेन भी हो गई कि आपके पास लीनियर होनी चाहिए ज्योमेट्री, स्टीरियो रेगुलर होनी चाहिए, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस होगी। बट अब आ जाते हैं कि अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो हमारी चेन में, तो वो एरोमेटिक रिंग क्या करेगा? तो एरोमेटिक रिंग अगर चेन में प्रेजेंट है, जैसे ये मिड ऑफ द चेन आपको मेन चेन में नजर आ रहा है एरोमेटिक रिंग, तो ये एरोमेटिक रिंग जो है वो चेन फ्लेक्सिबिलिटी को जो है वो डिक्रीज करता है, या जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है चेन की उसको एनहांस करता है, या रिजिडिटी को एनहांस करता है। तो अगर चेन फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो रही है या इनफ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। और इस केस में जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका होता है वो 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई होता है, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास इन पॉलीमर्स को जिनमें आपके पास जो है वो रिंग प्रेजेंट होता है, उन पॉलीमर्स को आप इसी बेसिस पे रिजिड पॉलीमर्स कहते हो, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो इसी वजह से उन्हें रिजिड पॉलीमर्स कहा जाता है। जितने भी रिजिड पॉलीमर्स होंगे उनके लिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, ठीक है। इसी में आपके पास एक और एग्जांपल आ जाती है सेलुलोज नाइट्रेट की, जो कि रिजिड पॉलीमर है, और इसका भी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इसी वजह से हाई है, क्योंकि यहाँ पे भी जो सेगमेंटल मोशन है, ये सेगमेंटल मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास जिन्हें हम लैडर पॉलीमर कहते हैं, और इन पॉलीमर में आपके पास क्या होता है कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर्स ये बेसिकली होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें जो है वो डबल बॉन्ड भी होने की वजह से, रिंग भी होने की वजह से आपके पास जो रिजिडिटी है वो बहुत हाई होती है। और जो अगर आप कंपेयर करो तो जो हाई जो लेडर स्ट्रक्चर वाले पॉलीमर होते हैं, कंपाउंड पॉलीमर, उनके लिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर सबसे हाई होता है। तो ऐसे पॉलीमर जो कि डबल स्टैंडर्ड भी हो और आपके पास लेडर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दूसरा उनमें आपके पास जो है वो रिंग भी हो, तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी हाई होती है, ठीक है। और आप थर्मल स्टेबिलिटी हाई होने का मतलब है कि मैं ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है अपनी ग्लासेस स्टेट से रबी स्टेट में कन्वर्जन करने के लिए, तो आपका रिजिडिटी भी हाई होगी, ठीक है, और आपकी थर्मल स्टेबिलिटी भी हाई होगी उन पॉलीमर्स के लिए जो कि लेवल स्ट्रक्चर के हैं। अब कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं क्लास के, अभी तक जितने हमने फैक्टर्स पढ़े हैं उनमें से कुछ रहते हैं अभी। अच्छा, अभी इसको देख लो। मोलेकुलर वेट जो है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करता है, कुछ मजीद ये थोड़े से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें मोलेकुलर वेट ये है कि आपका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेकुलर वेट ऑफ पॉलीमर के। जैसे जैसे मोलेकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऑल्दो इसके साथ एक कंडीशन है जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता, ये अप टू एक सर्टेन कंडीशन या सर्टेन मोलेकुलर वेट तक है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 2G एंड मोलेकुलर वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास पेंडेंट ग्रुप। पेंडेंट ग्रुप क्या है कि आपके पास पेंडेंट ग्रुप क्या होते हैं क्लास आपके पास कि ये आपके पास स्टाइरीन है जो कि पॉलीमराइज होकर आपको पॉलीस्टाइरीन दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपके रिपीटिंग यूनिट हैं उन रिपीटिंग यूनिट्स के साथ जो ग्रुप अटैच है इस पॉलीमर बैकबोन में वो क्या है, वो आपका है फिनाइल रिंग, जो कि इस पूरी की पूरी पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर में विद इन मेन चेन या चेन बैकबोन में रिपीट होता जा रहा है।
और उसे ही आप पेंडेंट ग्रुप कहते हो। यानी जो रिपीटिंग यूनिट्स में पॉलीमर बैकबोन चेन में जो ग्रुप अटैच होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स में, उन ग्रुप्स को आप पेंडेंट ग्रुप्स कहते हो। और वो आप क्या है, अगर हम पॉलीस्टाइरीन की एग्जांपल देखें तो वहाँ पे हमारा फिनाइल रिंग है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप पॉलीप्रोपाइलीन की एग्जांपल देखो तो वहाँ पेंडेंट ग्रुप आपका क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि पेंडेंट ग्रुप क्या करते हैं। कि अगर आपके पास जो ग्रुप अटैच है पॉलीमर बैकबोन चेन में और उसके रिपीटिंग यूनिट में, वो बल्कि पेंडेंट ग्रुप है यानी बेंजीन रिंग है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी रिस्ट्रिक्ट करेगा, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करेगा और जो पीजी है उसको एनहांस करेगा। ठीक है, तो ये बल्कीनेस से को ही एक्सप्लेन किया गया कि अगर आप साइड चेन जो है उसको बल्कि करते जाते हो तो साइड चेन बल्कीनेस जो है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। फिर आ जाते हैं क्रॉस लिंकिंग। कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो कि क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो नेचुरल रबर होती है उसको हम थ्रू वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्रॉस लिंक पॉलीमर में चेंज करते हैं। और क्रॉस लिंकिंग क्या होती है कि जब आपके पास क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है, वहां पे अगर आपको याद हो वल्कनाइजेशन में हम सल्फर क्रॉस लिंक जो है वो डेवलप करते हैं, सल्फाइड गेजेस डेवलप करते हैं। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स जो होते हैं, इसी तरीके से कुछ पॉलीमर्स क्रॉस लिंक ही होते हैं। क्रॉस लिंकिंग जो है वो आपकी जो सेगमेंटल मोशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। तो जितनी क्रॉस लिंकिंग एक पॉलीमर में बढ़ती जाएगी उतना ही उसकी जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। आपके पास फोर्थ फैक्टर आ जाता है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करते हैं उससे पहले समझना है ये जरूरी है प्लास्टिसाइजर्स होते क्या है। प्लास्टिसाइजर बेसिकली आपके पास लो मोलेकुलर वेट सब्सटेंसेस होते हैं और इनका काम ये होता है कि जब आप इनको किसी पॉलीमर में ऐड करते हो तो ये जो पॉलीमर्स के चेन सेगमेंट्स के इन बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको वीक करते हैं। तो प्लास्टिसाइजर उस इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब वीक करते हैं तो जो सेगमेंटल मोबिलिटी है, चेन सेगमेंटल मोबिलिटी है उस पॉलीमर की, उसको इंक्रीज कर देते हैं इन शॉर्ट। और इसी वजह से जो प्लास्टिसाइजर्स हैं वो आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर डिक्रीज करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इस जो फिफ्थ आपके पास आ जाता है फैक्टर, वो है कोपोलिमराइजेशन। तो कोपोलिमराइजेशन में आपके पास क्या है कि जो रैंडम कोपोलिमर्स होते हैं, जो दो तरह के आपके मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं कोपोलिमर्स, उनमें जो आपके पास रैंडम कोपोलिमर्स होते हैं उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो लो होता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर डिसऑर्डरनेस बहुत ज़्यादा होती है, कोई पैकिंग नहीं होती रैंडम कोपोलिमर्स में, और डिसऑर्डर अरेंजमेंट होने की वजह से जो इंटरफोर्स चेन अट्रैक्शन है वो भी कम होती है इन केस ऑफ कोपोलिमराइजेशन। अच्छा, फिर उसके बाद ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। प्लास्टिसाइजर्स अभी हमने देखे थे। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, लो मोलेकुलर वेट होते हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेन को एनहांस करते हैं। ठीक है, और क्या काम करते हैं कि ये ब्रिटलनेस को कम करते हैं यानी क्रिस्टलाइन करैक्टर को कम करते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है कि ये जो प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये आपके पॉलीमर मैट्रिक्स में पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ पे खुद चेन सेगमेंट के साथ जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं। और उन चेन सेगमेंट्स की आपस में जो कोहेसिव फोर्सेस प्रेजेंट है विद इन चेन सेगमेंट्स उनको रिड्यूस करते हैं। यानी खुद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं चेन सेगमेंट्स के साथ, बट उनकी आपस में जो चेन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर चेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको वीक कर देते हैं। ठीक है, और इस वजह से जो सेगमेंटल मोबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है, क्योंकि ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं तो वो उतनी हाई नहीं होती जितनी चेन सेगमेंट्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है ऑलरेडी। सो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई है तो अल्टीमेटली आपका जो टीजी वैल्यू है वो रिड्यूस कर जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम।
अच्छा, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्लास्टिसाइजर एफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं, यानी आपने कौन सा प्लास्टिसाइजर यूज करना है किसी पॉलीमर में उसके टीजी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, तो वो उसको डिसाइड करते हुए आपने ये 3 फैक्टर्स को जो है वो जहन में रखना है। फर्स्ट वन इज सॉलिबिलिटी, कि आप जो प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हो वो आपके पॉलीमर में सॉलेबल होना चाहिए, ठीक है, तभी वो उसमें सॉलेबल होगा, तभी वो पॉलीमर मैट्रिक्स में पेनिट्रेट कर पाएगा और फिर जो है वहां जाके वो उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकेगा। फिर नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है प्लास्टिसाइजर एफिशिएंसी को जो कंट्रोल करता है वो है पोलैरिटी, ठीक है। सो डिफरेंट पोलर ग्रुप आपके प्लास्टिसाइजर में अगर डिफरेंट पोलर ग्रुप प्रेजेंट हैं तो डिफरेंट पोलैरिटी होने की वजह से वो डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे उन चेन सेगमेंट्स के साथ जिस पॉलीमर मैट्रिक्स में आप उन्हें डाल रहे हो, जिन चेन सेगमेंट्स के साथ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करनी है तो हर प्लास्टिसाइजर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द चेन सेगमेंट्स, जो न्यूली फॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम नहीं हो सकती, एक तरह की नहीं हो सकती अगर उनमें एक तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है। सो पोलैरिटी भी डिसाइड करेगी कि आपका प्लास्टिसाइजर जो है वो चेन सेगमेंट के साथ हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा या वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। फिर है परमेबिलिटी, यदि आपका जो है प्लास्टिसाइजर जो है वो आपकी मेम्ब्रेन को, पॉलीमर मैट्रिक्स के मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, ठीक है, वहाँ तभी जाके वो चेन सेगमेंट्स तक पहुंच सकेगा, तभी जाके वो चेन सेगमेंट्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगा और खुद चेन सेगमेंट्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो आपको प्लास्टिसाइजर को ऐड करने से पहले पता होनी चाहिए कि इधर आपका प्लास्टिसाइजर सॉलेबल है, उसकी पोलैरिटी क्या है, उसकी परमेबिलिटी जो है वो हाई है या लो है, वो क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन को या नहीं क्रॉस कर सकता पॉलीमर मैट्रिक्स की। यहाँ पे कुछ प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल लिखी गई हैं। डाई ब्यूटाइल फिथैलेट है, डाई ऑक्टाइल सेडिकेट है, डाई आइसोऑक्टाइल फिथैलेट है, ट्राइक्लोसाइल फॉस्फेट है। इन को जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें ऐड किया जाता है जस्ट टू रिड्यूस द पीवी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और कोपॉलीमर की हमने बात की थी अभी। तो कोपॉलीमर जो है वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं। कोपॉलीमर क्या होते हैं, जो कि 2 होमोपॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, और जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है कोपॉलीमर का, अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं उसमें मोस्टली एग्जांपल्स आपके पास थी होमोपॉलीमर की, यानी ऐसे पॉलीमर जो कि एक ही तरह के मोनोमर से बने होते हैं। बट कोपॉलीमर में आपके पास 2 तरह के मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंबाइन होकर आपको कोपॉलीमर बना देते हैं। सो उस केस में जो आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है कोपॉलीमर का, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट जो रिस्पेक्टिव होमोपॉलीमर हैं उनकी वैल्यू के इंटरमीडिएट होता है, यानी जो उससे जिन मोनोमर से या जिन होमो पॉलीमर से आपका कोपॉलीमर बना है, उस पॉलीमर की ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू उन दोनों मोनोमर्स के इंटरमीडिएट होती है या उन दोनों मोनोमर्स की एवरेज होती है या उनके इन बिटवीन लाई करती है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमारे पास है कि अगर कोई कोपॉलीमर हमें गिवन है और उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना हो तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, हमें उस कोपॉलीमर में जो एक होमोपॉलीमर है या मोनोमर है जिसको ए का नेम दे दिया गया और दूसरे होमोपॉलीमर को बी का नेम अगर हम दे दें, उन दोनों की वेट फ्रैक्शन का पता हो, ठीक है, उन दोनों के इंडिविजुअल ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर का पता हो, तो उससे हम जो कोपॉलीमर के ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें ये फैक्टर अगर पता हो। बट यहाँ तक आपको ये जरूर याद रखना है कि जो कोपॉलीमर होते हैं उनका जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होमोपॉलीमर्स। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मोलेकुलर वेट। मोलेकुलर वेट जो है क्लास, अभी मैंने अभी बात की थी आपसे कि जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेकुलर वेट के, ठीक है, कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका मोलेकुलर वेट बढ़ रहा है, बट अप टू सर्टेन लिमिट, और वो लिमिट कितनी है कि आपके पास जो है 20,000 तक मोलेकुलर वेट जो है अगर आपके पॉलीमर का है
तो 20,000 मोलेकुलर वेट तक आपका जो जैसे जैसे मोलेकुलर वेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टीजी बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आफ्टर 20,000 मोलेकुलर वेट के बाद आपके पास जो मोलेकुलर वेट का इन्फ्लुएंस है टीजी पे वो इतना प्रोनाउंस नहीं होता या इतना ज़्यादा नहीं होता। एट 20,000 तक आपके पास जो मोलेकुलर वेट और टीजी के बिटवीन जो रिलेशन है क्लियरली आपके ग्राफ से भी इंडिकेट हो रहा है कि जैसे जैसे मोलेकुलर वेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टीजी भी बढ़ता जा रहा है। बट इसके बाद आपके पास जो स्टीपनेस है या जो आपके पास स्लोप है वो डिक्रीज कर गई है, वो एक ही लेवल पे है। तो वो इंडिकेट कर रही है कि आफ्टर दैट मोलेकुलर वेट जो टीजी और एम का रिलेशन है वो उतना प्रोनाउंस नहीं है। अब इसका रीजन क्या होता है कि मोलेकुलर वेट के बढ़ने से आपके पास जो है वो टीजी वैल्यू बढ़ जाती है। तो पहली बात कि टीजी को कैलकुलेट करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है कि अगर मोलेकुलर वेट और आपको गिवन है किसी भी आपके पॉलीमर का तो और इसी तरीके से उसकी जो है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एट इनफाइनाइट आपको गिवन है, तो ये आप फॉर्मूला यूज करके उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देन फिर ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये दोनों बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो हमने यूटिलाइज नहीं करना बट आपको ये पता होना चाहिए कि चेन सेगमेंट्स जो हैं उनका मोलेकुलर वेट बढ़ने से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है और वो भी अप टू 20,000। ठीक है, तो उसकी रीजन ये है कि अगर ये हमारे पास एक पॉलीमर चेन है तो इसमें आपको दो सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। एक वो है जो कि आपके चेन एंड्स हैं, यानी ये वाले जो सेगमेंट्स हैं ये आपके चेन सेगमेंटल पोर्शन, इनको आप चेन एंड्स कह रहे हो। और ये जो आपको इंटरमीडिएट या इन बिटवीन लाए नजर आ रहे हैं इनको आप वो चेन सेगमेंट का नेम दे रहे हो। यानी एक जो आपकी टोटल चेन है पॉलीमर की उसको उसने दो यूनिट्स में डिवाइड किया है, वन इज चेन एंड और अदर वन है चेन सेगमेंट। अब चेन सेगमेंट्स कौन से होते हैं? चेन सेगमेंट्स को वो कह रहा है ये वो पार्ट होता है चेन का जो कि मेन चेन के साथ दोनों एंड से कनेक्टेड है। मतलब ये जो सेगमेंट है ये सेगमेंट दो इस एंड से भी कनेक्टेड है और इस एंड से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर इस चेन सेगमेंट को भी देखें तो ये मेन चेन के साथ दोनों साइड से कनेक्टेड है। फिर अगर आप सिर्फ चेन एंड की बात करो तो चेन एंड आपका वो सेगमेंटल पोर्शन है जो कि मेन चेन के साथ सिर्फ एक एंड से कनेक्टेड है, दूसरे एंड से वो फ्री है। ठीक है, चेन एंड जो है वो सिर्फ एक साइड से कनेक्टेड है, दूसरा एंड उसका फ्री है, जबकि चेन सेगमेंट जो है वो दोनों एंड से कनेक्टेड होते हैं मेन चेन के साथ, जबकि चेन एंड सिर्फ एक एंड से कनेक्टेड होते हैं मेन चेन के साथ। तो यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं जो चेन एंड्स होते हैं उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम हायर होता है एज कम्पेयर टू चेन सेगमेंट्स। अब मोलेकुलर वेट इन चेन एंड्स और चेन सेगमेंट्स के साथ क्या करता है कि जैसे जैसे आपके पास मोलेकुलर वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो चेन एंड्स हैं वो कम होते जाते हैं। लो मोलेकुलर वेट पॉलीमर में चेन एंड्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू चेन सेगमेंट्स। तो चेन एंड ज्यादा होने का मतलब है हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम। हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है हायर सेगमेंटल मोशन और हायर सेगमेंटल मोशन का मतलब है लोअर टीजी वैल्यू। ठीक है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट हायर मोलेकुलर वेट बढ़ने की वजह से चेन एंड्स कम होते जाते हैं। चेन एंड कम होने का मतलब है कि आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिड्यूस करेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस करेगी तो सेगमेंटल मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, सेगमेंटल मोशन डिक्रीज करेगी और जो आपकी टीजी वैल्यू है वो इन्हांस करेगी। ठीक है, तो आपका मोलेकुलर वेट आपके टीजी वैल्यू को कैसे इफेक्ट करता है कि आपके चेन एंड्स और चेन सेगमेंट्स की जो प्रोपोर्शन है वो बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द मोलेकुलर वेट वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम इफेक्ट हो रही है और वो सेगमेंटल मोबिलिटी। क्लियर हो गया क्लास यहाँ तक? लिसनर। अच्छा ये लास्ट रह गया है, लास्ट पे ये बिल्कुल वही चीजें हैं। ठीक है, लास्ट पे समराइज है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलेकुलर वेट के टीजी वैल्यू। टीजी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस लिंक के, क्रॉस लिंकिंग बढ़ेगी टीजी बढ़ेगा। टीजी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी टीजी की वैल्यू बढ़ेगी। टीजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ साइड्स ग्रुप के, जितने साइड्स ग्रुप बढ़ेंगे बल्कि साइड ग्रुप बढ़ेंगे उतनी टीजी वैल्यू बढ़ेगी। फिर आपके पास टीजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लेक्सिबिलिटी के, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो टीजी रिड्यूस करेगा।
फिर आपके पास है कि टीजी वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्लास्टिसाइजेशन के। प्लास्टिसाइजेशन यानी प्लास्टिसाइजर जैसे जैसे आप इन्हांस करते जाओगे वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी चेन की बढ़ती जाएगी और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रिड्यूस होते जाएगा। तो ये इन फैक्टर्स के बिटवीन जो है वो रिलेशन है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये दो फॉर्मूला है क्लास के, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर के इन बिटवीन क्या रिलेशन है। सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर के इन बिटवीन जो सिमेट्रिकल पॉलीमर है हमारे पास उनके इन बिटवीन जो रिलेशन होता है वो ये होता है टी जी इज इक्वल टू हाफ टी है। और अनसिमेट्रिकल पॉलीमर, अगर हमारा कोई पॉलीमर अनसिमेट्रिकल पॉलीमर है तो उस केस में उसके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर के इन बिटवीन जो रिलेशन होता है वो होता है टी जी इज इक्वल टू 2/3 टी है। ठीक है, और इसको समराइज करके आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल दो ये फॉर्मूलाज हमने यूज नहीं करने, फॉर्मूला की एप्लीकेबिलिटी तब है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है तो इसलिए जस्ट फॉर्मूला एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।